किस्त नंबर 11। बेला बेला बस कर यानी काफ़ी देर उसे साथ लगाए इसकी सिसकियाँ सुनते रहने के बाद वो धीरे से उसे अलग करता हुआ बोला। उसे खुद भी अपनी पोजीशन का जल्द ही एहसास हो गया था। वो खुद भी तेजी से इससे दूर हुई। क्या हुआ? इसका चेहरा हाथों में भरे नरमी से पूछ रहा था। सूजी सूजी गुलाबी आंखें इसके दिल पर क्या सितम कर रही थी वो बताने से कासिर था। कुछ नहीं, सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसी हूँ। नजरें चुरा कर कहती मेन गेट की जानिब जाने लगी। सिर्फ सॉरी? उसे फिर बाजू से थाम कर अपना मुकाबल करता हुआ शरारत से बोला। तो आप क्या चाह रहे हैं? तगमा इम्तियाज दूँ मैं आपको? वो कड़े तेवर लिए उसे तकती अपने अंदाज में लौट आई थी। साथ लगाकर दो आंसू पहुँच लेने से शख्स इतना फ्री हो रहा था इससे। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मेरी शर्ट गीली कर दी आपने। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से अपनी शर्ट की जानिब इशारा कर रहा था जो सीने के पास से भीग गई थी। बेहुदा ठग गुर्बत की एटीएम मशीन हैं आप। वो दो आंसू पहुँचकर ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। नई शर्ट दे दूंगी मैं। वैसे भी आंसुओं से भीगी है, कोई तेजाब नहीं डाल दिया मैंने आप पर। इसकी बात समझ आने पर वो सुर्ख होती गुस्से से पैर पटकती इस पर चार हुर्र बेचती जाने लगी जब वो एक बार उसे अपनी जानिब खींच चुका था। ये आंसू मेरे दिल पर तेजाब की मानिंद ही गिरते हैं। आंखों के किनारे पर मौजूद नमी अंगूठे की मदद से साफ करते वो संजीदगी से बोला। ठड़कियों की आला वक्त से ताल्लुक है आपका। दिल की हालत से परेशान होती अपना सर पूरी ताकत से इसकी थोड़ी पर मारकर वो तेजी से गेट से निकल गई। जंगली बिल्ली ये अपनी पूरी कोशिश करती है खुद पे बेवाक अटैक लगाने की। अपनी थोड़ी सहलाक वो मजलूमियत से आसमान की जानब तकता हुआ बोला। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे हर कोई जल गया। हो जलने दे। वो कब केक की सजावट करती जोरों शोर से गाना गा रही थी। उसे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे इस कैफे पर काम करते हुए। शुरू के 1 हफ्ते तो बेला रोज आती थी। उसे काफ़ी चीज़ों में बेला ने गाइड भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बेला कैफे नहीं आ रही थी। कैफे का मामला वो पोगो से कॉल्स पर डील कर लिया करती थी और पोगो यहाँ इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इस वक्त भी वो दरमियाने साइज की टेबल पर चढ़ी अपने काम में मशगूल थी। साथ साथ गाना गाकर काउंटर से दखल होते पोगो को सुलगाने का काम भी सर अंजाम दे रही थी। ये शरीफों की जगह है बीबी, अपना ये फटा ढोल कहीं और जाकर पीटो। कभी देखा है हमारे कैफे पर किसी को गाना गाते बजाते जो मरासन बनने पर आ गई हो? वो वेटर को ऑर्डर पकड़ाता बगौर इसके का जायजा लेता हुआ बोल रहा था। इसने भुएं सुकेर कर इसकी जानिब देखा। बेला का यह मासूम पोगो उसे ज़रा पसंद नहीं था, जो हर वक्त इसका बॉस बनने की कोशिश में लगा रहता था। क्यों तुम यहाँ अपने भारी भरकम 100 मन की आवाज़ के साथ ऑर्डर देते लोगों के कान फाड़ सकते हो? मैं गाना भी नहीं गा सकती। बेला ने मुझे रखा है, मैं बात भी इससे करूँगी। तुम दूर रहो मुझसे, समझे? वो तंग कर बोलती एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। पोगो ने गुस्से से इस छोटी सी ब्ला की जानिब देखा जो अब टेबल से उतरकर दीवार गिर ओवन की जानिब बढ़ रही थी। उनके कुकिंग एरिया के शेल्फ्स काफ़ी ऊंचाई पर मगरबी तर्ज के बने हुए थे। इस वजह से वो टेबल पर चढ़कर काम करती थी। टेबल पर खड़े होने के बाद ही इसके हाथ कैबिनेट्स तक पहुंच पाते थे। ब्लैक और वाइट चेक वाली शर्ट, ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक हिजाब ही सर पर लिपेटे जो इतना छोटा था सिर्फ इसकी गर्दन तक ही आता था। इसके वजूद की रनाइयों को छुपाने से पूरी तरह नाकाम था। इसको नापसंद करने की सबसे बड़ी वजह इसकी ड्रेसिंग ही थी, लेकिन वो उसे बता नहीं सकता था। बेलाबाजी बोलो, वो दांत पीस कर बोलता अपनी नज़रों का दावे फेर गया था। इसकी बाजी ने इसे अच्छी तरह बताया था लड़की चाहे जिस भी लिबास और जिस भी अंदाज में इसके सामने खड़ी हो उसे अपनी नज़रें नीची रखनी है। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे हर कोई जल गया। हो जलने दे, जलने दे। बेकशुदा केक निकाल कर दोबारा सजावट के लिए सेट करती उसे मजीद सुलगाने के लिए तेज तेज गा रही थी। हो जलने दे। इसकी जलती भुनती शक्ल देखकर वो मुस्कुराती आवाज़ में मजीद ज़ोर से गाने लगी। आज बाजी आ जाए, इसका सफाया तो मैं करवा कर लूँगा। फोगो से पंगा लेती है हाफ पैकेट। इस छोटी सी लड़की पर एक नज़र डालकर वो बेला से बात करने का मुस्सम इरादा बांध रहा था। इस लड़की का जल्ले का राग उसे मजीद सुलगा रहा था। एकदम ही इसकी आंखों में चमक उभरी। छोटे छोटे कदम उठाता वो इसकी जानिब आया और गैर महसूस अंदाज में टेबल के पाए पर जोरदार टक्कर मारी। अगले ही लम्हे वो टेबल इस लड़की के साथ जमीन बोस हो चुका था और वो जो पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए मैदा निकाल रही थी इसमें नहा चुकी थी। साथ ही पास रखे फेंटे हुए अंडे भी इसके ऊपर गिरे थे। पोगो मनहूस मरे जलील कमीने, अल्लाह मेरी कमर तोड़ दी इसने, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करने की कोशिश करती, उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पा रही थी। अब खड़े क्या, उठाओ मुझे, रोते हुए चीख कर बोली। हो जलने दे, ले अब जल जल कुकरी और जल 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 और जल जल कर मर जा। हाँ जलने दे। इसके अंदाज में मुंह बिगाड़ कर गाता वो प्याले में बचा पानी बाकी का मेजा भी इसके ऊपर ढीलता एहतियात से टाइल्स पर
पैर रखता कुकी एरिया से ही निकल गया। पोगो वापस आओ, पोगो तुमने गिराया मुझे, वापस आओ। वो बेबसी से रोती हुई उसे पुकारने लगी। वो वहाँ होता तो इसकी रोती हुई आवाज़ सुन पाता। बेला, तुम्हारे इस मासूम पोगो का तो मैं पिज़्ज़ा बना दूंगी, मनहूस कमीना इंसान। हाय मेरी कमर तोड़ दी। वो मैदे से पूरी तरह नहाई होती हुई पैर पटक रही थी। ऊपर से गिरने के बायस कमर में दर्द की लहर उठ रही थी जो इसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो 14-15 साल की बच्ची ही थी। हालात ने उसे बड़ा बना दिया था, लेकिन थी वो भी लड़की और काफ़ी नाजुक सी लड़की। कमर की तकलीफ इसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेला जो भी ही कैफ़े में आई थी, पिछली जानब से आने की वजह से वो पहले कुकिंग एरिया में ही आई। उसे इस हालत में रोते देखकर सरहद से इसकी जानिब आई। फीहा, क्या हुआ? तुम इस तरह कैसे गिर गई? इसका आंसू और मैदे से अटा चेहरा काफ़ी अजीब लग रहा था। वो इसके सामने बैठी नरमी से इसके चेहरे पे लगा मैदा साफ करने लगी। ऐसे किस तरह गिर गई तुम? मैंने कहा भी था तुमसे, जिस चीज़ पर हाथ नहीं जाए तुम पोगो को बुला लेना। उसे सहारा देकर पास रखे सोफे पर बिठा के इसके हाथ पैर साफ करने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से रोती नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। पोगो, पोगो। उसे कुछ बताते नहीं देख बेला ने पोगो को आवाज़ दी। बेला बाजी, आप कब आई? अगले ही पल वो बोतल की जिन की तरह हाजिर था। मैदे और अंडे मिली थी फिया को देखकर वो हंसी दबाने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। फीहा कैसे गिरी पोगो? बेला ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा। पता नहीं बेला बाजी, मैं तो बाहर था। क्या हुआ, तुम गिर गई? धीरे से कहता, मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता, उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस ने टक्कर मारी थी टेबल पर। वो रोती हुई बोली। पोगो ने गड़बड़ा कर बेला की जानिब देखा जो खौफी से उसे ही देख रही थी। पोगो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब देखो वो कितना रो रही है। उठो फीहा, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। वो पोगो की जानिब खौफी से देखती नरमी से फीहा को थाम कर उठाने लगी। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वो रोती हुई बेला के साथ लगी। दर्द का सुनकर पोगो ने भी परेशानी से उसे देखा। वो वाकई तकलीफ से रो रही थी। उसे यकदम ही शर्मिंदगी ने आन घिरा। इसका मकसद तो बस हल्का फुल्का मज़ा चिखाना था, उसे तकलीफ देना नहीं। तुम रो नहीं, मैं डॉक्टर के पास ले चलती तुम्हें भी। नरमी से उसे साथ लगाए बेला प्यार से बोली। पोगो ने इस वक्त को कोसा जब उसे सबक सिखाने के लिए इसने टेबल पर टक्कर मारी थी। ना वो टेबल पर टक्कर मारता, ना वो लड़की अभी इसकी बाजी की मोहब्बत समेट रही होती। पोगो, रोड क्रॉस जो क्लिनिक है वहाँ जाओ, डॉक्टर को इमरजेंसी में बुला कर ला। उसे साथ बने छोटे से कमरे नुमा रेस्ट रूम में ले जाती वो संजीदगी से पोगो से बोली। कुछ ही देर में डॉक्टर को अपने साथ ले आ गया था। डॉक्टर उसे मसाज दे रही थी। कमरे से इसकी रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। अपनी गलती का एहसास उसे अब हो रहा था। यकीनन उसे ज़्यादा लगी थी जो वो यूं रो रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर उसे पेन किलर वगैरह देने के बाद चली गई तो कमरे में आया जहाँ वो बेला के साथ लगी अब तक रो रही थी। बेला ने खफगी से इसकी जानिब देखा। जुबार को कॉल करो, कहो ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेजे, मैं फीहा को इसके घर तक ड्रॉप करवा दूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। नहीं, मेरी गलती थी बेला, शुरुआत मैंने की थी, पर मुझे पता नहीं था ये इस तरह मुझे गिरा देगा। तुम इससे नाराज़ नहीं हो? वो हाथों की पुष्ट से आंसू साफ करती हुई बोली। पोगो ने हैरानी से इसकी जानिब देखा, फिर मौके से फ़ायदा उठाते जल्दी से बेला के आगे बैठता कानों को हाथ लगाकर मजलूम शक्ल बनाए ज़ेर लब सोरी कहा, तुम फिक्र नहीं करो, यहाँ आराम करो, अभी ड्राइवर आ जाए तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी, फिर पहले ठीक हो जाए फिर काम कर लेना। वो नरमी से इससे कहती पोगो को अपने साथ आने का इशारा करती बाहर निकली। पाजी, जानबूझकर नहीं किया मैंने, सॉरी प्लीज़। बेला को की नाराज़गी भला कब बर्दाश्त थी उससे। वो जल्दी से इसके पीछे आया। मुझे अच्छी नहीं लगी ये हरकत पोगो, इसने जो भी किया था तुम्हें इस तरह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम जानते हो इसकी अम्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। एक दिन अगर मैं इसने वहाँ पैसे जमा नहीं करवाए तो इसकी अम्मी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वो एक ही बेटी है इनकी, अकेली रहती है वो अपने घर पर। मैं अस्पताल में थी तो मेरी इससे मुलाकात हुई थी और इसी वक्त मैंने उसे अपने पास काम करने को कहा क्योंकि वो किसी सूरत मेरी मदद लेने को तैयार नहीं थी। अब बताओ अभी इसकी जो हालत है वो कैसे अपने घर जा सकेगी। वो बोल रही थी और वो मुंह खोले से सुन रहा था। 2 हफ्तों में पहली बार उसे इस लड़की से हमदर्दी महसूस हुई थी। इसने तो ये सोचा ही नहीं था इतनी छोटी लड़की इतनी मजबूर कैसे थी। वो काम के लिए आई थी तो इसकी क्या मजबूरी थी। मैं माफ़ी मांग लूँगा इससे। वो सर झुकाए शर्मिंदा सा बोल रहा था। किसी को देख कर इसके बारे में सब जज कर लेना कोई समझदारी नहीं है पोगो, खासकर जब तक आप इसके अंदर की अजियत से वाकिफ़ ना हो। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही यही है ये कि यहाँ हर किसी को बस तनकीद करके खुद को टार्जन की औलाद साबित करने का शौक लाहक होता है। अगले इंसान पर क्या गुजरेगी ये तो सोचना भी हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अब आज तुम कैफ़े देख लो, मैं उसे घर
लेकर अपने घर जा रही हूँ, देख लोगे ना। नरमी से उसे समझाकर इसने इसकी जानिब देखा, जो शर्मिंदा सा इस बात में गर्दन हिला रहा था। गुड, अब मुंह ठीक कर लो, वो इसका सर थपक कर प्यार से बोली। इसका ये छोटा बच्चा उसे बहुत अजीज था। इसके चेहरे पर उदासी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में ड्राइवर के आने पर वह फीहा को लिए घर आ गई थी। रात डिनर के बाद अथरा मलिक के हुक्म पर वो सभी इस वक्त लॉन में बैठे थे। फीहा के मुतल्लिक इन सबको बताकर वो उसे गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा चुकी थी और इस वक्त डिनर के बाद सो रही थी। भाई निकाह और रुखसती तो ज़वार की जिद और फिर कुछ हालात की वजह से सादगी से हो गई। घर के 2 बच्चों की खुशी यूं ही बिना किसी हंगामे के हो गई। मैं चाहता हूँ अब हम ज़वार और शीरी के साथ इब्राहिम और बेला का रिसेप्शन रख लूँ। मेरी चिड़िया को अगर रुखसती पर कोई एतराज़ ना हो तो। नरमी से अपनी बात करते इन्होंने बेला की जानिब देखा, जो स्वार्थ चेहरे के साथ इनकी जानिब देख रही थी। मैं नहीं चाहती ऐसा। आप शीरी और ज़वार का रिसेप्शन ज़रूर रखें, लेकिन मेरे बारे में ये ख्यालात नहीं रखे तायाजान, वो संजीदगी से कहती अपने कमरे की जानिब भर गई थी। इब्राहिम ने लब भींच कर इसकी पुश्त को देखा। मैं बात करती हूँ इससे तायाजान, शीरी धीमी आवाज़ में कहती इसके कमरे की जानिब भरी थी। बेला, ये तुम किस तरह बात करके आई हो तायाजान से? वो गुस्से में कहती इसके कमरे में आई, जो आराम से बेड पर गिरने के इसे अंदाज में लेटी थी। मुझे नहीं करनी इस गरीब तरीन इंसान से शादी। गुर्बत के आखिरी दर्जे के बाद भी कोई दर्जा होता है ना, तो वो शख्स इससे भी नीचे फायज होता। अपनी चहेती बेटी के लिए वो टॉम क्रूज की छठी औलाद, और मेरे लिए वो दुनिया से बेजार शख्स ही रह गया है। वो टांगे लटकाए बेड पर लेटी छत को घूरती हुई बोल रही थी। जितनी तेजी से इसकी जुबान चल रही थी, इतनी ही तेजी से इसका पैर भी हिल रहा था। खुदा का खौफ कर बेला, इन्होंने बिजनेस सेट करना है, इंशाल्लाह जल्द कर भी लेंगे। और तुम कैसी बदगुमानी भरी बातें कर रही हो। वो तो इसकी जुबान के जोहर पर कांप ही गई थी। इसके ये नादिर ख्यालात बाहर खड़े इस शख्स ने भी सुने थे। जब्त से तनी रगों के साथ गुस्सा जब्त करते इसने झटके से दरवाज़ा खोला। बाहर जाए श्री, मुझे बेला से बात करनी है। इसकी सर्द आवाज़ पर वो दोनों ही उछल पड़ी। इब्राहिम भाई, मैं बात कर रही हूँ इससे लिए। श्री ने गड़बड़ा कर इसकी जानिब देखा, जिसकी नज़रें इस वक्त बेला पर ही टिकी हुई थी। ये लड़की से जिस्ट करके रख देती थी। आप जाएं, वो जब्त से जबड़े भेजता श्री से बोला। वो बेला को इल्तिजाई नज़रों से देखती बाहर निकली। आपको नहीं करनी रुखसती, आप ना करें, लेकिन इन फजूलियात का क्या जवाब बनता है? मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं मोहब्बत में भी बदतमीजी का कायल नहीं हूँ। जब्त से सुर्ख होती निगाहें इस पर गाड़े वो खासे तहम्मुल से बात कर रहा था। ये फजूलियत नहीं, हकीकत है। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वो तनक कर बोलती रुख फिर गई। हकीकत? मैं बताऊँ आपको क्या है हकीकत? सख्ती से उसे अपनी गिरफ्त में लेता वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। आपका और मेरा रिश्ता है हकीकत, जिसे आप चाह कर भी नहीं बदल सकती। अभी नहीं, 10 साल बाद सही, लेकिन आना आपको मेरे पास ही है। ये है हकीकत। इसी गिरफ्त में आज फिर वही सकती थी जो 6 महीने पहले तक हुआ करती थी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर। खुद बाबा को मना कर दूंगा मैं रुखसती के लिए। रहें आप अपनी झूठी अना की कैद में। मुझे कुर्ब में मुब्तला करके आपको सुकून मिलता है तो आप पुरसुकून ही रहे। झटके से छोड़ता वो कमरे से निकल गया। ठड़की इंसान, कभी हाँ नहीं करूँगी मैं। अपने बाजू सहलाती तनफ्फुस से इसके चौड़े पुश्त पर नजरें जमाए बोल ली थी। रात काफ़ी देर से वो कमरे में दाखिल हुई तो अंधेरे में डूबा कमरा देखकर सुकून की सांस ली। मतलब वो सो गया था। इब्राहिम के जाने के बाद काफ़ी देर तक बेला को समझाती रहने के बाद वो जानबूझकर काफ़ी देर तक अतहर मलिक के साथ बैठी इधर उधर की बातें करती रही थी। जब अच्छी तरह इसके सो जाने का यकीन हो गया तो कमरे में आई थी। वो बाजू आंखों पर रखे बेड पर दराज था। कमरे में घुसती भारी सांसें इसकी सो जाने का यकीन पुख्ता कर रही थी। वो दबे कदम चलता बेड के दूसरे किनारे पर दराज हो गई। अभी उसे लेटे कुछ सेकंड ही गुजरे थे जब पीछे से उसे अब मजबूत हसार में कैद कर गया। वो लरसती हुई आंखें मीच गई। मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही हैं आप? इसकी भारी सरगोशी नमा आवाज़ उभरी थी। लहजे की संजीदगी से इज़हार था कि वो इसका इंतज़ार कर रहा था। उसे अपनी चालाकी पर खूब सारा रोना आ रहा था। वो वाकई सुबह से ही इसे छिपने की कोशिश में कभी सिदरा बेगम तो कभी अख्तर मलिक का सहारा ले रही थी। उसे क्या पता था वो इतना नोट कर रहा है। कुछ पूछ रहा हूँ श्री। गिरफ्त हल्की सी मजबूत करता इसका रुख अपनी जानिब करते वो संजीदा लहजे में बोला। तुम मुझे डरा रहे हो। वो आंखें मीचती धीरे से बोली। इसकी नाक को उंगलियों के पोरों से छूता वो इसके हवास मुअत्तल कर रहा था। क्यों डर रही हैं मुझसे आप? इसकी नाक पे पेशानी रगड़ता वो संजीदगी से पूछ रहा था। प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। इतनी गुर्बत पर वो तरफ ही उठी। इसकी गर्म सांसें अपने कानों की लो पर महसूस करती वह धुनी सी हो रही थी। मेडिसिन ली?
थी या को इसकी रूहानी सूरत देखकर नरमी से उसे कुछ दूर करते सवाल किया। वो लपकाती इस बात में गर्दन हिला गई। सारी मेडिसिन टाइम पे लेनी है, किसी भी किस्म की कोताही की सूरत में मैं बुरा पेश आऊँगा श्री। वो इसके लहजे की सख्ती की वजह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ये सख्ती उसे नागवार गुजर रही थी। इससे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वो आंसू पीती इससे दूर होने की कोशिश करने लगी। वो बागो और इसके तासुरात देख रहा था। लड़ती पलकों तले छिपे आंसू देखते गिरफ्त कुछ नरम करते वो उसे करीब कर गया। सो जाएं अब। इसका सर अपने सीने पर रखकर हौले हौले थपकने लगा। नहीं, मैं इस तरह नहीं सो सकती, वो भराई आवाज़ में कहती हुई पीछे हटने लगी। इसकी मजबूत गिरफ्त से निकलना इसके बस की बात नहीं थी। मुझे मजीद पेशकदमी पर मजबूर नहीं किया ऋषि, सुकून से सो जाएं। मुसलसल इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करते देख वो संजीदगी से बोला। इसकी धमकी का खातर ख्वाह असर हुआ था। वो सहम कर आंखें मूंद गई थी। बेला, मैं आ सकती हूँ? वो जो सोने की तैयारी कर रही थी सिद्रा बेगम की आवाज़ पर हैरत से इनकी जानी बोली। जी आ जाएं। वो खुशगवार हैरत से इन्हें अपने कमरे में देख रही थी। बैठो। इसका हाथ थाम कर बेड पे बिठाती वो खुद भी इसके साथ भी बैठ गई। मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगी बेला? वो नरमी से बोली। उसे तो इनके अपने कमरे में मौजूदगी ख्वाहिश की नहीं हो रहा था। झट से सर इस बात में हिला गई। मैं लगी लपटी कोई बात नहीं करूँगी बेला, तुम चारों ही मेरे बच्चे हो और हर माँ की तरह मेरे भी अपने बच्चों की शादी के अरमान है। तुम्हारे और इब्राहिम के रिश्ते के मुतल्लिक सुनने के बाद हैरत मुझे भी हुई थी, लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि मैं इब्राहिम को जानती हूँ। वो मेरा बेटा है। इसकी आंखों के रंग में पढ़ सकती हूँ बेला, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। मैं जवार की शादी से पहले इब्राहिम की शादी करना चाहती हूँ। वो मेरा बड़ा बेटा है। मैं चाहती हूँ लोगों को मेरी बड़ी बहू के मुतल्लिक पहले पता चले। श्री और जवाहर से पहले मैं तुम दोनों की एक बहुत बड़ी रिसेप्शन देना चाहती हूँ। मेरी बात का मान रख लो बेला। इनकी बात पर इसके अंदर छन से कुछ टूटा था। जिन्होंने आज तक उसे बेटी का प्यार नहीं दिया था वो उसे बहू कितने फख्र से कह रही थी। इब्राहिम के हवाले से वो यहाँ मौजूद थी। वो इनका बेटा था, लेकिन अपनी बेटी को वो बहू कह रही थी। वो इन्हें बताना चाहती थी कि इनकी झिझक, इनकी बेतनाई उसे कितनी तकलीफ देती है, लेकिन हमेशा की तरह वो मुस्कुराकर सारे आंसू अंदर उतारेगी। आप यहाँ मेरी नहीं, इब्राहिम मलिक की माँ बन कर आई हैं, अपने बेटे की मोहब्बत को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश में। मैं चाहकर भी आपको इनकार नहीं कर सकती मिसेस अफजल। दिन बता दीजिएगा मुझे रुखसती का। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाथरूम में बंद हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेती इसके कमरे से निकल गई। 2 दिन मजीद कैसे गुजरे से कुछ खबर नहीं हुई थी। इस रात सिद्रा बेगम उसे रजामंद कर गई थी। इसकी रजामंदी पर कोई हैरान नहीं था, सभी जानते थे वो सिद्रा बेगम को इनकार नहीं कर सकी। अगर वो खुद इससे बात करने गई थी तो जवाब हाँ में ही आना था, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो मजीद खामोश हो गई थी। इसकी ये खामोशी इब्राहिम को बेचैन कर गई थी। तमाम दिन वो कैफे पर होती, घर रात गए लौटती और अपनी पसंदीदा जगह बैठकर डिनर करने के बाद अपने कमरे में गुम हो जाती। वो दूर दूर से ही इसका हर अमल, हर अंदाज देखता था, महसूस करता था, लेकिन इसका दर्द बांट नहीं सकता था। इसने हक ही कब दिया था? सिद्रा बेगम अगले रोज से ही जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। वो इसके और शिरीन दोनों के लिए हर चीज़ एक जैसी ले रही थी, जेवर, कपड़े और न जाने क्या क्या। इनके चेहरे से सच्ची खुशी झलक रही थी, लेकिन इसके जहन में तो एक बात बैठ चुकी थी। वो अपनी बेटी के साथ बहू की तैयारी कर रही थी। वो इब्राहिम मलिक के हवाले से इसके लिए चीज़ें ला रही थी, और ये एक हवाला इसका दिल इब्राहिम मलिक के लिए मजीद तंग कर चुका था। इस वक्त वो लाउंज में टेबल तमाम जेवरात खिलाए बैठी थी। अतहर मलिक और अफजल मलिक इनकी खुशी में खुश थे। मामा ये तो बहुत भारी है, मैं नहीं कैरी कर पाऊंगी। भारी जराओ सेट अपने हाथ में थामी श्री धीमी आवाज़ में कह रही थी। आप यही पहनेंगी? खामोश बैठे जवान ने संजीदगी से कहा। श्री ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। 2 दिनों से उसे मुखातिब नहीं कर रहा था। इसके झिझक के पेश नज़र वो कमरे में भी उसे काफ़ी स्पेस दे रहा था। यूं सबके सामने मुखातिब करने पर वो जुज़्बद सी हो गई। वो बगौर इसके तासुरात देखता इसका मुकाबला खड़ा हुआ था। अम्मा जान, निकाह तो जल्दी जल्दी में यूं ही हो गया। रिसेप्शन पर मुझे मेरी दुल्हन पूरी तरह मेरे लिए सजी समझनी चाहिए, मुकम्मल श्रृंगार के साथ। इसके हाथों से वो सेट लेकर देखता वो संजीदा से बोल रहा था। वह सिद्रा बेगम से मुखातिब था, लेकिन इसके अल्फाज अंदाज से वो अच्छी खासी सहम चुकी थी। मम्मा मैं ये कैसे? इसने रूहानी और मदद नज़रों से सिद्रा बेगम की जानिब देखा। दुल्हन हो तुम, अपनी शादी पर नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? इसकी आंखों ही आंखों में उबरती इल्तिजा नज़रअंदाज करते वो सख्त लहजे में बोली। इसका सवाल को नज़रअंदाज करना, इससे दूर दूर रहना इनकी नज़रों से मुख्फी नहीं था। बेला यहाँ आओ। उसे खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ते देखकर वो नरमी से बोली थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती खामोशी से इनके पास आ गई।
इब्राहिम खामोश बैठा इसके तासुरात देख रहा था। जो स्पॉट चेहरा लिए सामने फैली चीज़ें देख रही थी, जैसे उसे कोई सरोकार ही ना हो। ये सेट मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाया था, एक श्री के लिए, एक तुम्हारे लिए, बिल्कुल एक जैसे। कल के फंक्शन में मैं चाहती हूँ तुम यही पहनो। भारी कुंदन का हार इसके गले से लगा कर देखती वो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो जख्मी मुस्कुराहट लबों पर लिए उन्हें खुश देख रही थी। इन सारी चीज़ों से मुझे दूर रखें मिसेस अफसर। शाम में मेहंदी है, आपके हुक्म के मुताबिक मुझे वहाँ बैठना है। इससे पहले कुछ देर आराम करना चाहती हूँ मैं, स्पॉट लहजे में कहती वो अपना बैग लिए कमरे की जानी भर गई थी। वो हाथ में पकड़े हार को देखती रह गई। ये दूरी इनकी ही पैदा करदा थी। इब्राहिम नामहसूस अंदाज में इन सब के दरमियान से उठता इसके कमरे की जानी बढ़ा था। बेला बैग बेड पर फेंकती अभी लेटी ही थी, इसकी आवाज़ पर सरत से उठ बैठी। आप किस लिए आए हैं? आपको भी कोई हुक्म सादर करना है? अरे नहीं, मैं तो भूल गई। ये आदत आपको विरासत में अपनी अम्मा जान से ही तो मिली है। कहिए कौन सा नया हुक्मनामा लाए हैं आप? सीने पर हाथ बांधे वो इसके आगे आ खड़ी हुई। वो खामोश खराब से देखता रहा। अगले ही लम्हे हाथ बढ़ाकर धीरे से उसे करीब करते साथ लगाया था। कोई नया हुक्म नहीं है, बस एक इल्तिजा है। मेरी ज़िंदगी में शामिल हो ही रही हैं, नबा खुशी अपनी रजा से हो जाए। बिला मेरा भरोसा करके सिर्फ मेरे लिए मेरी बनकर आ जाए। एक बार मेरी मोहब्बत को एतबार सौंप दे। इसके बालों पर लब रखे वो थके थके अंदाज में बोल रहा था। दूर हटे, आपकी जागीर नहीं हूँ जो आपकी माँ ने खरीद कर आपके नाम कर दी हुए। वो तरफ कर दूर हुई। बेला जब्त से तनी रगों के साथ वो दबा दबा से चीखा था। मेरी माँ के मुतल्लिक बात करने से गुरेज किया करें। मेरी ज़ात तक आपकी हर बात बर्दाश्त कर लेता हूँ। अम्मा जान और मेरी माँ का जिक्र जरूरी नहीं है। बेला इसकी तनी हुई रगों को देखकर उसे भी अपने अल्फाज की सख्ती का एहसास हुआ था। आप जाएं प्लीज़, वो बेबसी से बोली। यहाँ देखें, मेरी तरफ देखें बेला, मुझे बताएं क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? उसे ज़बरदस्ती अपने सार में लिए वो बेबसी से बोल रहा था। क्यों मेरी माँ आपसे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है? वो रोती हुई इससे दूर होने की कोशिश करती हुई बोली थी। मेरी आंखों के रंग वो आज तक नहीं पढ़ पाई, लेकिन आपकी आंखों के एक एक रंग से वाकिफ़ है। मेरी खुशी किस चीज़ में है इसका इन्हें इल्म नहीं है, लेकिन आपकी खुशी मुझ में है ये बात वो जानती है। वो आज तक मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देख पाई इब्राहिम, लेकिन वो आपकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत देख सकती हैं। मेरी सांसें रुकती हैं आपके लिए इनकी आंखों में मोहब्बत देखकर। मुझसे क्यों नहीं है? मैंने क्या किया है मुझे बताए ना। मुझसे क्यों नहीं करती वो प्यार? इसके सीने पर सर मारते वो बुलंद आवाज़ में रोती हुई बोल रही थी। मैं करता हूँ आपसे मोहब्बत। आप मेरी रगों में दौड़ते खून में बसती हैं बेला। आप मोहब्बत का अमृत है मेरे लिए। अब आपसे दस्तबरदारी मेरी सांसें थमने का सबब होंगी। मेरे दिल की तमाम रगों में खून मंजमद कर देगी बेला। इसके नाजुक वजूद को सख्ती से भींचे वो जब्त से कह रहा था। एक लम्हे को बेला को अपनी सांसें थमती महसूस हुई। इसके लम्स की शिद्दत थी या अल्फाज की हिद्दत। वो कांप सी गई। इब्राहिम, वो धीरे से बोली। उसे अपनी पुश्त भीगती हुई महसूस हो रही थी। इसकी गिरफ्त में मज़ीद मजबूत हो रही थी। इब्राहिम इसने एक बार फिर उसे पुकारा। वो मज़ीद मजबूती से उसे खुद में भींच रहा था। बेला को अपनी हड्डियाँ चरखती महसूस हो रही थी। आपकी सूरत मेरी आंखों की पतलियों में जम चुकी है। आपका अक्स हर शय में वाज़ेह महसूस कर सकता हूँ। मेरी नज़रें जिस जानिब जाती हैं आपकी शबीह हर सूरत में भरपूर नज़र आती है। आप मेरे वजूद का एक लाफानी हिस्सा हैं। आपकी यादें वो हसीब है जो मेरे वजूद की आहनी दीवारों से चिमटी बैठी हैं। उनको खुरचने की कोशिश में मुझे जान से जाना होगा बेला। इसके भीगे अल्फाज बेला के असाब शल कर रहे थे। वो इसकी गिरफ्त में इसके सीने से लगी साकत से अपनी पुश्त भीगती हुई महसूस कर रही थी। अपनी गर्दन पर नमी महसूस करते उसे एहसासात जामत से हो गई। इब्राहिम, काफ़ी देर बाद उसने सरसराती आवाज़ में उसका नाम पुकारा। वो अब भी उसे भींच कर यूं ही खड़ा था। बन गया है आप शाहरुख खान, अब जान छोड़े, मुझे सांस नहीं आ रही। अपनी सांसें हमवार करते हुए पूरा जोर देते उसे पीछे हटाती बोली। सुर्ख चेहरा लिए उससे उबूर भी नहीं पाई थी। वो लब भींच कर चंद पल से तकता कमरे से निकलता चला गया। मेहंदी की रस्म लॉन में ही मुनक्कद की गई थी। पूरे घर को पीली लाइट से सजाया गया था। कुछ शरीक की तबीयत और बेला की जिद की वजह से आज के फंक्शन में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और कुछ फैमिली फ्रेंड्स ही मौजूद थे। पूरी जिम्मेदारी ज़िवार और इब्राहिम ने ही अपने कंधों पर उठा रखी थी। 1 घंटे में मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला था। श्री के साथ वो भी सारी तैयार सिदर बेगम के कमरे में बैठी थी। वो आईने में नजर आते अपने अक्स को देख रही थी। मेहंदी रंग की कमीज के साथ आतिशी गरारे में मलबूस आतिशी दुपट्टा सर पर सजाई अपने तीखे नकूश के साथ सादा सी भी वो हसीन तर लग रही थी। सुर्ख आंचल के साए तले इन दोनों को लान तक लाया गया। सामने नजरें उठाई
वो स्टेज पर खड़े शहजादों सियान बाण वाले शख्स को देखने लगी, जो सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज पहने, भूरे माइल काले बालों को पीछे की जानिब जमाए, बूढ़ी आंखों में मोहब्बतों का जहानबाद की इसकी जानिब देख रहा था। इसके करीब आने पर वो स्टेज से उतर आया। तूने देखी है वल्लाह ऐसी रनाई कभी? तो इस सांवली के चेहरे की कशिश देख। पूरे इस्तहाक से उसे अपने हिसार में लिए झुककर इसका गुरारा उठाए। वो कितनी ही नजरों को अपनी जानब मतवज्जा कर चुका था। शीरी ने पलके झपक कर आंसू अंदर उतारे, इसके हाथ में नरमी से थामे उसे अपने पहलू में बैठाता वो पूरी शान से इसके साथ बैठ गया था। इसके दाएं हाथ की पुश्त पर अब भी बरनौला लगा हुआ था, जिसे वो बहुत एहतियात से थामे हुए था। दूसरी जानिब मेहंदी कलर की कामदार कुर्ती के साथ हमरंग ट्राउजर में मलबूस सोगवार सा हसनी बेला हसीन तरीन लग रही थी। थोड़ी का वो गढ़ा जो उसके साथ ही आज उदास उदास सा लग रहा था। सुर्ख होती आंखों, गुलाबी किनारे बहुत सा रो लेने की चुगली करते महसूस हो रहे थे, लेकिन वो आज भी दुपट्टे से बेनियाज थी। इनका ताल्लुक जिस क्लास से था वहाँ ये कोई मायूब बात भी नहीं थी, लेकिन इब्राहिम मलिक के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो लब भींच गया। वो अपनी चादर दुरुस्त करता शान से चलता इसके नज़दीक आया। आसपास खड़ी औरतें इस पर नज़रें गाढ़े बातें बना रही थी। वो सबसे बेनियाज इसकी जानिब बढ़ रही थी, लेकिन वो जानता था वो कितने आंसू अपने अंदर उतार रही है। इन दोनों को यूं रूबरू खड़े देख बेला को स्टेज की जानिब ले जाती लड़कियां साइड होती पुशौक निगाहों से नितकती शरारती जुमले कह रही थी। वो इत्मीनान से इसके मजीद करीब आता बिल्कुल इसके सामने आ खड़ा हुआ था। बेला ने सख्ती से आंखें मीच ली। अगले ही लम्हे इसका पुरहिद्दत लम्स अपने माथे पर महसूस करती वो साकत सी हो गई थी। आंखों में ढेरों नमी आ ठहरी थी। वो साकत सी नज़रों से इस शख्स को तक रही थी जो अब भी इसके माथे पर लब रखे खड़ा था। मोहब्बत, शिद्दत, अकीदत, इस एक लम्ह से वो उसे क्या कुछ महसूस नहीं करवा रहा था। आप जो हैं, जैसी हैं, इब्राहिम मलिक की हैं, मिसिज बेला इब्राहिम मलिक। इसके कानों में सरगोशी करते अपनी चादर पूरी शान से इसके सर पर सजाता वो इसका हाथ हमें स्टेज तक लाया था। वो मेहंदी के लिबास में इसकी काली चादर में लिपटी इसकी मोहब्बत की बारिश में नम आंखों से उसे तकती वो इर्द गिर्द से बेखबर हो चुकी थी। सरगोशियाँ, मुस्कुराहटें और कहकों में बदल चुकी थीं। कितनी ही निगाहें उठी थी बेला इब्राहिम मलिक पर। हसरत बड़ी, रश्क बड़ी, वो उसे मोतबर कर गया था इसकी ज़ात का मान बढ़ाकर। आज मैंने पूरे ज़माने को बता दिया कि ये हसीन ज्वालामुखी इब्राहिम मलिक ही है। इसकी नज़रों का इत्काद महसूस करता वो निचला लब दबाए मुस्कुराया। नहीं बेला नहीं, देख इसकी तरफ, सस्ता ही रो। वो दिल की हालत से परेशान होती जेर लब बढ़ पड़े।